जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल्स पर ईवीएस का कंटेंट प्लस पीवाईक्यू चल रहा है, जो 2 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है। और इसको हम लोग तब तक करेंगे जब तक कि पूरा कंटेंट और पीवाईक्यू का हमारा अच्छे से प्रैक्टिस ना हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। आज है सेकंड क्लास। आज सेकंड क्लास में हम लोग ईवीएस के सेकंड क्लास में आगे का टॉपिक पढ़ेंगे और इसी तरह से लगभग 10 दिन में कंटेंट को हम लोग पूरा कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। तो स्टार्ट करते हैं। या लगभग 7 दिन में, एक सप्ताह, एक वीक में ईवीएस का कंटेंट प्लस पीवाईक्यू यानी कि एमसीक्यू का प्रैक्टिस अच्छा सा कर लेंगे, जिसमें आपको सीटेट में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। तो पिछले वीडियो में आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और उम्मीद है आगे भी इसी तरह से प्यार देते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल्स के कमेंट सेक्शन में जा करके हमें सजेशन दीजिए कि और हम क्या कर सकते हैं। आज इस वीडियो के लास्ट में हम कमेंट ही पढ़ेंगे कि कल के वीडियो में जो 2 दिसंबर का वीडियो था उसमें हमें क्या सजेशन मिला हमारे इस कंटेंट वाले वीडियो पर। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे सांप के बारे में। सांप के काटने की दवा सीरम सांप के जहर से बनती है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिसके द्वारा वह जहर छोड़ता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को सुनता है। सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु वह भोजन को चबाता नहीं अपितु निगल जाता है। देखिए, ज़्यादातर सवाल जो आता है वो आता है कि सांप की दवा किससे बनती है। तो सांप की दवा सांप के जहर से ही बनती है, जिसको हम लोग सीरम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं, ये याद रखिएगा। और सांप का दांत रहते भर में भी ये चबाता नहीं है, ये अरे निगल जाता है। और आएगा कि मैं ज़मीन पे हुए कंपन के द्वारा सुन लेता हूँ। कौन? तो सांप। सांप ज़मीन पे हुए कंपन के द्वारा सुन लेता है। नेक्स्ट चलते हैं, सांप का ही और थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं। ऊपर में थोड़ा चलते हैं, इधर उधर पीडीएफ बना हुआ है, हमको पता है कि कौन पीडीएफ कहाँ है, तो उस हिसाब से हम इसको खोज करके आप सभी को बताने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। चलिए आगे सांप के बारे में अभी और है। सांप को नचाने वाले को कलबेलिया कहते हैं। जो सांप को नचाता है ना, उस सपेरा को हम लोग कलबेलिया कहते हैं। ये के वी एस का बुक है, केंद्रीय विद्यालय स्कूल का ये बुक है। या फिर आप किसी भी सरकारी स्कूल के एनसीईआरटी का 1 to 5 का बुक ले लीजिएगा या 3 to 5 का बुक लीजिएगा, इसमें ये सारा कंटेंट आपको उसमें मिल जाएगा। लेकिन ये केवीएस के बुक से निकाला हुआ कंटेंट है और कंटेंट निकालने में मेहनत लगता है, समय लगता है, और मेहनत और समय दोनों लगता है। तो इसलिए आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपको फ्री में एक काम करना है। फ्री में यह करना है कि वीडियो को लाइक कर देना है ताकि यूट्यूब रिकमेंडेशन में वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जा सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि यूट्यूब के पास हमारा जो मैसेज है वो अच्छा जाए, ताकि हमारे चैनल्स को वो ग्रोथ कर सके और हमें कंटेंट बनाने के लिए और ज़्यादा एनर्जी मिल सके, क्योंकि इसी से हमें एनर्जी मिलती है। तो सांपों को नचाने वाले को क्या बोलते हैं? कलबेलिया कहते हैं। कलबेलिया लोग सांप के डंक के निशान से जान जाते हैं कि सांप ने काटा है या किसी और बिच्छू या किसी और कीड़े ने काटा है। तो वो लोग सांप के डंक से जान जाते हैं कि सांप ने काटा है। कलबेलिया लोग बेटी को शादी में सांप तोहफे में देते हैं। यानी कि जो सपेरे लोग होते हैं, अब तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो पहले के सपेरे लोग हुआ करते थे, या अभी भी कुछ जातियों में ऐसा होता है कि उपहार में शादी में दामाद को दिया जाता है एक सांप। तो कलबेलिया लोग अपनी बेटी की शादी में उपहार में क्या देते हैं? सांप देते हैं। चलिए, सांप के बारे में डिटेल हो गया। अब आइए फिर से वहीं चलते हैं जहां से हम लोग स्टार्ट किए थे। चलिए, बगुला। बगुला पक्षी, जिसको हिरोन बर्ड भी बोलते हैं, बगुला पक्षी भैंस पर बैठ करके उनके कीटों को खा जाता है। बगुला पक्षी भैंस पर बैठ करके उसके कीटों को खाता है। भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिलता है और बगुले को भोजन मिल जाता है। बगुला देखिएगा, कहीं कहीं भैंस के ऊपर बैठा रहेगा बगुला, और ये बगुला जो है उसके भैंस के चमड़ी पर चोंच मारता रहता है। तो वो रियल में चोंच नहीं मारता है, बल्कि वो कीट खाता है। तो उसमें बगुला को क्या मिलता है? सहचर। इस सहचर नियम हुआ। तो बगला को क्या मिलता है? खाना। और भैंस को क्या मिलता है? भैंस का ये जो बॉडी है वो साफ हो जाता है। तो ये हुआ बगला और भैंस के बीच में साचर नियम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो आप लोग जान जाइए। ठीक है, याद रखिएगा, कान से सुनने वाला जितना भी पक्षी रहेगा उसके शरीर पर बाल नहीं रहेगा। कान से सुनने में मदद करते हैं, नहीं, अंडा देने वाला जितना भी पक्षी रहेगा उसके शरीर पर बाल नहीं रहेगा। और बच्चा देने वाले जितने भी जीव रहेंगे उसके शरीर पर बाल रहेगा।
और यहाँ क्या लिखा हुआ, कान सुनने में मदद करते हैं। पक्षी, मेढक, छिपकली, मगरमच्छ के भी कान होते हैं, लेकिन उनके कान छेद टाइप के होते हैं, इसलिए हमें नहीं दिखती है। हम लोग को ऐसा लगता है कि मेढक का, छिपकली का, मगरमच्छ का कान नहीं है। नहीं, मेढक, छिपकली, मगरमच्छ का भी कान होता है, लेकिन कान छेद टाइप का होता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है ना। अंडा देने वाले जंतु को अंडे कहते हैं, और बच्चा देने वाले जंतु को जरायुज कहते हैं। ठीक है, जरायुज कहते हैं, जरायुज। अंडा देने वाले पक्षी को अंडा देने वाले जीव को अंडे, और बच्चा देने वाले जंतु को जरायुज कहते हैं। याद रहेगा बात, अंडे और जरायुज। ठीक, उसके बाद ओविपीरियस, ओविपीरियस और वाइविपोरियस। ओविपीरियस और वाइविपोरियस होता है ना, उसी तरह से अंडे और जरायुज। मछली, मेढक, सरीसृप, पक्षी, इन जीवों के कान दिखाई नहीं पड़ते हैं, वह शरीर पर बाल नहीं होते हैं। देखिए, जो मछली है, सांप है, बर्ड है, इन लोगों का कान नहीं दिखाई देता है, और इन लोग के शरीर पर बाल नहीं होता बल्कि रोमा होता है। अब बच्चा देने वाले जंतु का कान निकला हुआ रहेगा साफ, और स्तनधारी कान दिखाई देता है, और शरीर पर इनके बाल भी होता है। यानी कि जिनका कान दिखाई देगा वो बच्चा देगा, और उनके शरीर पर बाल भी रहेगा। और जो सांप, जिसका कान दिखाई नहीं देगा, उनके शरीर पर बाल भी नहीं रहेगा, और वो अंडा देगा। एक बात और, जो हर्बीवोरियस, ओमनीवोरियस, कनीवोरियस, यानी कि मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी का जो कंसेप्ट है वो जान लीजिएगा। आगे का दांत अगर नुकीला है, आगे का दांत नुकीला है, और पीछे का दांत क्या है, चपटा है, तो ये है आपको शाकाहारी। और आगे का दांत चपटा है, अब पीछे का दांत नुकीला है, तो ये क्या है, ये है आपको आपको ये हो गया आपको शाकाहारी। आगे का दांत चपटा, पीछे का दांत नुकीला, शाकाहारी। और आगे का दांत नुकीला और पीछे का दांत चपटा, तो हो जाएगा आपको मांसाहारी। फिर से समझिए, किसी आगे का दांत नुकीला है किसी जानवर का, और पीछे का दांत चपटा, तो ये हो गया मांसाहारी। अब इसी का अगर उल्टा हो जाएगा, पीछे का दांत हो जाएगा, पीछे पीछे का दांत हो जाएगा नुकीला, और आगे का दांत चपटा, तो ये हो जाएगा आपको शाकाहारी। और अगर अगर हाँ, अगर ये पूरा दांत जो है आपको नुकीला रहेगा, तो हो जाएगा आपको मांसाहारी। अब पूरा दांत चपटा रहेगा तो शाकाहारी, आगे का दांत नुकीला, पीछे का दांत चपटा, तो सर्वाहारी। ठीक है, तो सब नुकीला दांत मांसाहारी, सब चपटा दांत शाकाहारी, और आगे का दांत नुकीला, पीछे का दांत चपटा, तो सर्वाहारी। याद रहेगा बात, अब एकदम क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अंडा देने वाली बता ही दिया। उसके बाद देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु गौर सभी पक्षियों के बारे में। पक्षियों के पंख उड़ने, सर्दी में गर्मी से बचने हेतु रूपांतरित होते हैं। पक्षी का जो पंख होता है वो उड़ने में मदद करता है, और सर्दी गर्मी में जो टेम्परेचर है उससे बचने में मदद करता है। पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होता है। जिन पक्षियों का चोंच होता है उनका दांत नहीं होता। पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता, यानी कि पक्षी जो है वो यूरेनेशन नहीं करती है, बल्कि समतापी प्राणी होती है, प्रवास कर जाती है। पक्षियों में हृदय का 4 कोष्ठक होता है। बर्ड्स में जो हार्ट होता है वो 4 चेम्बर में बना रहता है, यानी कि पक्षियों के हार्ट में 4 चेम्बर होता है। ठीक है, और जानवरों के डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी कि गाय के डाइजेस्टिव सिस्टम में 4 चेम्बर होता है, और पक्षियों के हार्ट में 4 चेम्बर होता है। ठीक, उसके बाद गौरैया, फाख्ता, शक्करखोरा जोड़े में रहती हैं, वे अपना घोंसला स्वयं बनाती हैं। गौरैया, फाख्ता, शक्करखोरा किसी और के घोंसले में अंडा नहीं देगी, यह अपना घोंसला अपने से बनाएगी। आई हमेशा जोड़े में रहती है, नर और नारी, जैसे इंसान लोग रहता है नर और नारी में, जैसे इंसान लोग हमेशा जोड़े में रहता है ना। इंसान लोग जो होता है हमेशा जोड़े में रहता है, नर नारी के इस सिचुएशन में रहेगा। एमू, कीवी, पेंगुइन, रिया एवं शुतुरमुर्ग ना उड़ने वाले पक्षी हैं। ये सारा ना उड़ने वाला पक्षी है। आ सकता है सीटेड में कि इनमें से कौन नहीं उड़ने वाला पक्षी है, तो एमू, कीवी, पेंगुइन, रिया और शुतुरमुर्ग सारा ना उड़ने वाला पक्षी हैं। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं अप्रैल महीने में। पक्षी जो है सिर्फ अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं किसमें, अप्रैल महीने में। ज़्यादातर पक्षी अप्रैल महीने में घोंसला बनाते हैं। चलिए आ गया भालू। क्या ये भालू है, आप सभी बताइए तो। नहीं, ये भालू नहीं है, स्लोथ है। स्लोथ भालू जैसा जानवर है पर भालू नहीं है। ठीक, स्लोथ भालू जैसा जानवर है, 17 घंटे सोता है। आ सकता है एग्जाम में कि 17 घंटे तक कौन सोता है, तो स्लोथ। 40 वर्ष तक जीता है। कितने दिन तक जीता है, 40 वर्ष तक। अपने पूरे जीवन में सिर्फ 8 पेड़ पर ही रहता है, और उसी पेड़ की पत्ती खाता है, यानी कि 8 पेड़ की पत्ती खा करके जिंदा रहता है। 40 वर्ष तक जीता है, 8 पेड़ों पर रहता है, उसी पेड़ की पत्ती खाता है, 17 घंटे सोता है। स्लोथ कैसा दिखता है, भालू जैसा। चलिए ये तो हम बता दिए। आइए, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते,
वह है जुगाड़, ये सब तो आपको। साइकिल की सवारी, ये नहीं, देखते हैं, ये भी बता सकते हैं, सांप बता ही दिए। अब आइए कुछ पीवाईक्यू कर लें, या उसमें आपको खेजड़ी ब्रिज हो गया, रेगिस्तानी ओक हो गया, इसके बाद हो गया बर्फ पर चलते बच्चे, पौधों की विशेषताएं, केरल तमिलनाडु महात्मा मंदिर, वेलक्रो, प्रेशर, कीटाधारी पौधे। उसके बाद आपको कौन लाया, कौन लाया। चलिए एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ सब्जी के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक। उसके बाद फिर पढ़ेंगे उबड़ खाबड़ रास्ते, ठीक है। चलिए देखिए, कौन लाया, लाया, कौन लाया। देखिए भिंडी जो है अफ्रीका से आई है, गोभी और मटर यूरोप से भारत लाया गया है। भिंडी अफ्रीका से, और गोभी मटर कहाँ से लाया है, यूरोप से लाया गया है। गोभी मटर भारत में कौन लाया, यूरोपीय लाया। और भिंडी कहाँ से आई है, अफ्रीका से आई है, ठीक। उसके बाद अगर बात किया जाए सोयाबीन की, तो सोयाबीन की फलियाँ पककर सूख जाती, छिटकर बीज बिखर जाता है। देखो सोयाबीन की जो फलियाँ होती हैं वो पक कर फूट जाती है। सोयाबीन की फलियाँ जो होती हैं वो पक कर फूट जाती है। जैसे सेम अगर पेड़ में रह जाएगा तो उसका बीज धीरे 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 फट जाएगा, उसी तरह से, और उसके बाद फिर नीचे छिटक जाती है। तो सोयाबीन के बारे में ये बात हुआ। और सोयाबीन में क्या रहता है, आप लोग कमेंट करके बताइए तो, कार्बोहाइड्रेट रहता है, वसा रहता है, या प्रोटीन रहता है, बताइए। खेजड़ी वृक्ष हमेशा से आता है सवाल, खेजड़ी वृक्ष का सवाल हमेशा से आया है, और उम्मीद है कि इस बार भी आएगा। सन 1731 में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ी गांव में खेजैली गांव में खेजड़ी वृक्षों को बचाने हेतु 363 महिलाओं के साथ समय का बलिदान कर दिया था। समझ गए। 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में, नाम याद रखना, अमृता देवी बिश्नोई ने खेजैली गांव में अपने 363 महिला साथी के साथ खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए अपना बलिदान कर दिया था। खेजड़ी वृक्ष जो होता है वो राजस्थान में पाया जाता है, और इसका मेडिसिनल वैल्यू भी है, ये छाया देता है, और राजस्थान के लोग इससे अपने संस्कृति का अंग मानते हैं, इसलिए ये लोग लड़े थे। तो पौधा के बारे में पढ़ लिए। रेगिस्तानी ओक के बारे में हमेशा आता है, रेगिस्तानी ओक के बारे में। और उसके बाद आता है एक तो रेगिस्तानी ओक, हाँ रेगिस्तानी ओक के बारे में। रेगिस्तानी ओक 10 फुट लंबा पौधा होता है, जिसको डेजर्ट ओक भी कहा जाता है। रेगिस्तानी ओक की ऊंचाई कितनी होती है, 10 फुट ऊंचा होता है, जिसकी जड़ें 300 फुट गहरी व पत्तियां कम होती है। देखो रेगिस्तानी ओक अपने 10 फुट रहेगा, लेकिन उसका जड़ जो है ना 300 फीट तक नीचे जाएगा। तो ये बात याद रखना है कि रेगिस्तानी ओक के जड़ कहाँ तक जाती है, तो 300 फीट नीचे तक, 300 फीट नीचे तक। चलिए और क्या है, हाँ पौधा की विशेषता क्या है। पौधों की विशेषता यह है कि पौधों पानी देने से मुरझाई पत्तियां फिर हरी हो जाती है, क्योंकि इन्हें प्रकाश संश्लेषण, पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है। ये लीफ है, ठीक, इसके अंदर स्टोमाटा है, ठीक, और स्टोमाटा के अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट में रहता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल सनलाइट और ई मिला करके, अरे सॉइल मिला करके और वाटर मिला करके सब खाना बना देते हैं। और खाना बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। और उस प्रकाश, इसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और उस प्रकाश संश्लेषण में जो मेन काम होता है वो होता है लीफ का, इसीलिए लीफ को हम लोग इस पौधे का रसोई घर भी कहते हैं, ठीक, याद रहेगा बात। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या क्या चाहिए, जल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। पत्तियों में हरे रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। आप याद रखिएगा हमेशा, पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है, तो पत्ती का हरा रंग जो होता है वो होता है क्लोरोफिल के कारण। पत्ती का हरा रंग किससे होता है, क्लोरोफिल के कारण। पत्ती का हरा रंग किससे होता है, तो पत्ती का हरा रंग किससे होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। हमेशा आप लोग याद रखेंगे इसको, ठीक। पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। जो पौधा है वो ऑक्सीजन निकालता है दिन में, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालता है। तो पौधा जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों निकालता है, ठीक, याद रहेगा बात।
खिचड़ी बता ही दिए, पौधा के बारे में हो गया। चलिए देखिए, सांप के बारे में पढ़ाए थे ना, तो सांप का व्यंजन जो है हांगकांग में लोग खाते हैं, जिसको लिंगहू फेन कहते हैं। सीटेट का वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई हमेशा पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाए। तो सांप को कहाँ के लोग ज़्यादा खाते हैं, तो हांगकांग के लोग खाते हैं। और हांगकांग को के लोग जो सांप को खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिंगहू फेन। इसको क्या बोलते हैं, लिंगहू फेन। लिंगहू फेन कहाँ खाया जाता है, हांगकांग में। किससे बनता है, सांप से। और एक बताओ, केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक इडली डोसा चावल, केरल में टेपियोका खाया जाता है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में इडली डोसा चावल खाया जाता है, जबकि केरल में टेपियोका खाया जाता है। टेपियोका एक तरह का व्यंजन है, ठीक। टेपियोका एक तरह का व्यंजन है। इधर छोड़े नहीं ना, इधर प्रकाश संश्लेषण बता ही दिए, इधर ही बता ही दिए रेगिस्तानी योग। अब ये वाला खाली वाल करो, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, वाल करो। देखिए आप लोग सैंडल में देखे होंगे चरचरवा लगा रहता है, तो ये जो सैंडल में जो लॉक लगा रहता है, इसको वालक्रो कहते हैं। और वालक्रो का आविष्कार जो है जॉर्ज मेस्ट्रल ने 1948 में किया था। 1948 में जॉर्ज मेस्ट्रल ने वालक्रो का आविष्कार किया था। एक रास्ते से गुजर रहे थे तो कुछ फूल पत्ती जो उनके कपड़े में सड़ गई, या उन्होंने बीज के हुक व कुत्ते पर बीज चिपकते देख कर किया था। कुत्ते पर जो है ना बीज चिपक गया था, उसी से उनको आइडिया आ गया कि वालक्रो लगा दें। वालक्रो ये जो है इसमें लगा रहता है, किसमें, तो सैंडल में लगा रहता है, यही वाला जो लॉक करता है, ठीक। आज ये रहने दीजिए यहीं तक। और हाँ, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। कीटिहार पौधा, कीट खाने वाला पौधा, इंसेक्टिवोरियस प्लांट। नेपेंथिस जो है कीटाहारी पौधा है, यानी कि कीट खाने वाला पौधा है। और यह कहाँ पाया जाता है, यह इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में क्या पाया जाता है, इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स, निपेंथिस। निपेंथिस कहाँ पाया जाता है, भारत के मेघालय में और इंडोनेशिया में, है ना। यूट्राकिलिया, डोरा आर, चेनस फ्लाई ट्रैप भी कीटहारी है। फेनस फ्लाई ट्रैप भी याद रखिएगा, कीटहारी है। यूट्राकिलिया और डोरा आर, ये भी कीटधारी हैं। तो कीटधारी पौधे में दो ठो आप याद रखिएगा, निपेंथिस और वेनस फ्लाई ट्रैप, ठीक। निपेंथिस ये है, ये निपेंथिस है, घड़ा के जैसा मुंह बनाया रहेगा, इसके अंदर जाएगा कीड़ा, ये एक तरह का याद रखिएगा। एक बात और याद आ गया थोड़ा सा, ये जो निपेंथिस है ना, ये जो निपेंथिस है ना, ये गंध निकालता है, ये गंध निकालता है, यानी कि ये स्मेल निकालता है, जिसके वजह से कीड़े इसके नज़दीक आते हैं। और जैसे ही कीड़ा नज़दीक आता है, देखो इस तरह का इसका, रुक जाओ थोड़ा सा बनाने दो, इस तरह का इसका रहता है स्ट्रक्चर, ये पत्ता रहता है और स्मेल निकालता है। इसके अंदर कीड़ा जैसे घुसा, ये वाला जो है पत्ता बंद कर लेगा। तो जैसे ही कीड़ा अंदर घुसा, पत्ता ये वाला बंद कर देगा। निपेंथिस का ये हरकत है। तो निपेंथिस, और ये है आपको वेनस फ्लाई ट्रैप, ये है आपको वेनस फ्लाई ट्रैप, ठीक। याद रहेगा बात। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग किस पर, नेक्स्ट चलते हैं इस पर, अरे एमसीक्यू पर। स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू। एमसीक्यू में सवाल है, पहला सवाल है एमसीक्यू में, मैं आवाज़ ज़मीन पर हुए कंपन के कारण सुनता हूँ। मैं आवाज़ ज़मीन पर हुए कंपन के कारण सुनता हूँ। सांप, तोता, कबूतर या कोई नहीं। इनमें से बताइए सही आंसर क्या होगा। इनमें से सही आंसर क्या होगा, हम अभी तुरंत बताएं। ज़मीन के कंपन होने के कारण कौन आवाज़ निकालता है। यहाँ पर कोई नहीं होगा, नहीं कबूतर होगा, नहीं तोता होगा, नहीं होना क्या चाहिए, बच गया सांप। तो सांप होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पक्षियों में कितने कोष्ठक होते हैं, यह लिखा हुआ है पक्षियों के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 3, 5, 4 या 7। आंसर दीजिए आप लोग, 3, 5, 4 या 7। पक्षियों के कोष्ठक हम अभी तुरंत बताएं कि पक्षियों के हर्ष में कितने चेंबर होते हैं, उसको आप लोग जवाब दीजिए, जल्दी दीजिए। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल क्या है, मैं 17 घंटे सोता हूँ, मैं 17 घंटा सोता हूँ, मैं भालू जैसा दिखता हूँ, लगभग 40 वर्ष जिंदा रहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सीटेट में आया है, इसको वीवीआई कर लो। सीटेट में हमेशा से पूछा गया है, मैं 17 घंटे सोता हूँ, मैं भालू जैसा दिखता हूँ, मैं लगभग 40 वर्ष जिंदा रहता हूँ। पांडा, स्लोथ, चिंपैंजी, कोई नहीं। बताइए जल्दी आंसर दीजिए इसका, बताइए इसका आंसर दीजिए। पांडा, स्लोथ, चिंपैंजी या कोई नहीं, जल्दी इसका आंसर दीजिए। थर्ड का कमेंट में आंसर दीजिएगा। कोई नहीं वाला तो होगा नहीं, चिंपैंजी, स्लोथ, पांडा। और इस तीनों में बताइए। 17 घंटे सोता हूँ, भालू जैसा दिखता हूँ, उल्टा लटक के भी सोता हूँ, कहीं कहीं पास लिखा रहेगा 17 घंटा का जहाँ पर। बाकी अब समझ लीजिए
चिंपैंजी तो होगा नहीं, दोनों होगा नहीं, पांडा स्लोथ में से बताइए। चलिए देखते हैं, सांपों को नचाने वाले को क्या कहते हैं? अभी तुरंत हम बताए हैं कि सांपों को जो लोग नचाते हैं, जो सपेरा होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो उनको ईवीएस के बुक में, केवीएस वाले बुक में क्या बोला गया? बहेलिया बोला गया है, बहेलिया बोला जाता है। बहेलिया तो पक्षी से रिलेटेड है। सपेरा तो जनरल लैंग्वेज में बोला जाता है, लेकिन स्पेशल नाम भी है सांप को बीन लेकर बजान के नचाने वाले का। कोई नहीं होगा, या कलबेलिया होगा। आंसर दीजिएगा लेकिन फोर्थ में। आइए फिफ्थ, बच्चे बच्चा देने वाले जंतु कहलाते हैं जरायुज, समयुज, अंडय या समयज? बताइए। बच्चा देने वाले, अंडा देने वाले को अंडे कहेंगे, और बाकी जरायुज, समायुज और समयज में आप लोग आंसर बताइए। देखिए ये 5 क्वेश्चन हम दिए हैं। पिछले डे में नगमा जी ने हमें कमेंट करके बताया कि सर, उन्होंने 2 बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट किया कि सर आप कम से कम 15 क्वेश्चन कराइए। तो देखिए नगमा जी, 15 क्वेश्चन भी कराएंगे, 15 नहीं बल्कि 30 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन ये कंटेंट प्लस पीवाईक्यू है, इसलिए इसमें 5 क्वेश्चन करा रहे हैं। और एक प्रॉब्लम हमारे साथ भी है कि हमें कंटेंट बनाने का थोड़ा मौका कम मिलता है, तो जितना मौका मिलता है उतना बना लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि कल से हम इसमें क्वेश्चन बढ़ाएंगे, कम से कम 10 क्वेश्चन को हम इसमें इंक्लूड करेंगे, यानी कि कम से कम 10 क्वेश्चन कल से कराएंगे। तो आज जो है 5 ही क्वेश्चन है, उसके लिए सॉरी मेरे तरफ से, लेकिन हाँ कल से इसमें 10 क्वेश्चन, मिनिमम 10 क्वेश्चन को इंक्लूड करेंगे। और जब पीवाईक्यू चलेगा, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलेगा, जो मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो कंटेंट है उससे, जिसमें सिर्फ एमसीक्यू ही रहेगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही रहेगा, उसमें हम लोग 15-15 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करेंगे, या 30-30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें अभी 5 इतना ही। एक और सवाल था कि सर उल्लू के बारे में जो आपने बताया है, अच्छा हम कमेंट पढ़ ही देते हैं, रुक जाइए 1 मिनट। हाँ तो फिलहाल कमेंट तो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन उन्होंने कमेंट किया था कि सर उल्लू के बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि उल्लू 360 डिग्री अपना गर्दन घुमाता है या 270 डिग्री गर्दन घुमाता है। देखिए आप एक काम कीजिए, चैट जीपीटी में चले जाइए और वहाँ पर सर्च कर लीजिए, या गूगल में सर्च कर लीजिए, तो वहाँ पर दोनों बात आएगा। 270 डिग्री तक उल्लू अपना गर्दन ईजिली 270 डिग्री तक घुमा लेता है, लेकिन उल्लू जो है अपने गर्दन को कभी कभी 360 डिग्री भी घुमा लेता है, यानी कि मैक्सिमम जो है वो पूरा कंप्लीट 360 डिग्री भी गोल गोल भी घुमा लेता है। लेकिन जनरली जो उल्लू जो है यूज़ करने के लिए अपने गर्दन को या नॉर्मल वर्क में 270 डिग्री ही घुमाता है। तो 270 डिग्री अगर ऑप्शन में रहेगा तो 270 डिग्री लगाएगा, 360 डिग्री रहेगा तो 360 डिग्री ऑप्शन लगाएगा, क्योंकि 360 डिग्री उल्लू अपने गर्दन को घुमाता है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात जो है एनसीईआरटी कह रहा है। कौन कह रहा है? एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी ही ऑथेंटिक होता है, और आपको एनसीईआरटी का ही कंटेंट मानना है। और अगर 270 डिग्री रहेगा तो 270 डिग्री लगाइएगा, 360 डिग्री ऑप्शन में रहेगा तो 360 डिग्री लगाएगा। अगर 360 डिग्री और 270 डिग्री दोनों रहेगा और एक से अधिक ऑप्शन भी दिया रहेगा, इनमें से एक से अधिक, तो इनमें से एक से अधिक लगाइएगा, और नहीं तो 360 को ही लगाइएगा, 270 को छोड़ दीजिएगा। तो ज़्यादा मजबूत 360 डिग्री है, ठीक है। तो आज का ये क्लास था ईवीएस का, और पिछले क्लास को आप लोगों ने बहुत प्यार किया, बहुत प्रेम दिया, और उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने चैनल्स को सब्सक्राइब भी किया। और लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि चैनल्स को सब्सक्राइब जब आप करते हो तो कमेंट करके अपना नाम लिख दिया करो कि सर मैंने सब्सक्राइब किया, मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से हूँ, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा वीडियो कहाँ तक पहुँच रहा है। और एक बात और कि आपके कमेंट को हमने बता दिया नगमा जी, नेक्स्ट डे से हम पूरा कोशिश करेंगे कि 10 एमसीक्यू रखें। और एक चीज़ और कि ये कंटेंट प्लस पीवाईक्यू है, सिर्फ पीवाईक्यू नहीं है, तो आप घबराइए नहीं कि ईवीएस का पूरा कंप्लीट पीवाईक्यू भी चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी चलेगा, जो 2011 से लेकर के अभी तक का आया हुआ सवाल रहेगा। और एक बात कि लाइक कीजिएगा तो शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका पैसा खर्च नहीं हो रहा है। आप अगर लाइक कर रहे हैं और शेयर कर दे रहे हैं तो शेयर करने में पैसा थोड़ी खर्च हो रहा है। आपसे हमें सपोर्ट में सिर्फ इतना ही चाहिए कि आप मेरे वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये होगी बात। और मोस्ट प्रोबेबली नज़दीक आते आते नोट्स तैयार हो रहा है, कोशिश करेंगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कुछ रुपया लिए हुए नोट्स आपको देंगे इस एग्ज़ाम में, नज़दीक आते आते। अगर नहीं हो पाया इस एग्ज़ाम में तो अगले एग्ज़ाम में तो पक्का देंगे। तो नोट्स भी आपको मिलेगा, और पूरी कोशिश रहेगी कि ये नोट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रहे, बिना पैसा का रहे, तो ये भी हम लोग कोशिश करेंगे। तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट आपसे यही है कि चैनल्स को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल्स को
सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट कीजिए, आप ज़रूर कमेंट कीजिए, सारे आंसर को कमेंट कीजिए, और इससे अच्छा क्या दिया जा सकता है जैसे कि हमने पढ़ के बताया, और कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट ज़्यादा कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए सब्सक्राइब।